हेलो एवरीवन, मैं अनिल शर्मा फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस आज आपके सामने एक क्रिमिनल जजमेंट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा। सो हियर वी गो। आज हम क्रिमिनल जजमेंट में तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। द फर्स्ट इज द ड्राफ्ट ऑफ फ्रंट पेज ऑफ जजमेंट एंड द सेकंड इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड द थर्ड वन इज ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ जजमेंट राइटिंग। जो भी क्रिमिनल का जजमेंट है, फ्रॉम पैरा फर्स्ट टू लास्ट पैरा हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, किस सीक्वेंस में बात करते हैं, किस सीक्वेंस में जजमेंट लिखते हैं, वो सब कुछ हम आज इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉडी है, जो ड्राफ्ट है फ्रंट पेज का क्रिमिनल जजमेंट का, वो इस तरह होगा कि सबसे पहले कोर्ट का नाम, जिसमें द कोर्ट ऑफ ABC और XYZ लिखकर आप एक जज का नाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड देन डिस्ट्रिक्ट, जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम में डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है तो वो लिखना है आपको, अगर नहीं दिया है तो ABC और XYZ करके मेंशन कर सकते हैं, एंड देन नेम ऑफ स्टेट। उसके बाद फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेज हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है। क्राइम के केस का क्राइम नंबर दिया है या फिर CIS नंबर, CNR नंबर, जो भी कुछ दिया है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर प्रॉब्लम में मेंशन है तब हमें यहाँ ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, वरना हमें सिर्फ यही लिखना है कि CIS नंबर, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, CNR, RCT एंड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप किसी का जजमेंट निकालते हैं, किसी ट्रायल कोर्ट का, JMFC का, तो उसमें हम देखेंगे राइट हैंड साइड पर 3 से 4 इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो हमें जजमेंट, चूंकि हमें 3 घंटे मिलते हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है वो, तो हम उसमें कुछ स्किप करके चल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ मेंशन करें, हम सिर्फ ये दिखा दें कि हाँ, आई नो द थिंग्स मेंशन हेयर। एंड देन कम टू द पार्टीज नेम। यहाँ पर आता है स्टेट का नाम, जो भी पार्टी है जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। हमेशा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है, ना कि कोई प्राइवेट पर्सन अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन है कोई भी व्यक्ति, विक्टिम हो सकता है, बट नॉट एज अ प्रोसिक्यूशन। तो हम यहाँ पर स्टेट ऑफ MP, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य थ्रू SHO, देन पुलिस स्टेशन, जो भी प्रॉब्लम में दिया है तो मेंशन करना है, वरना हमें यहाँ खाली छोड़ना है, ब्लैंक, एंड देन डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ कई सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि स्टेट ऑफ MP लिखें, स्टेट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट का नाम, या फिर गवर्नमेंट ऑफ MP और गवर्नमेंट ऑफ UP एंड लाइक दैट। तो हमें गवर्नमेंट नहीं लिखना है, इसके लिए हमें रेफर करना है। अगर आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। वहाँ क्लियर लिखा है कि द स्टेट में सू और बी सूड। अगर किसी राज्य को किसी वाद को संस्थित करना है या किसी प्रक्रिया को संस्थित करना है, तो प्रकरण को संस्थित करना है, तो वो स्टेट के नाम से करेगा, ना कि गवर्नमेंट के नाम से। इसलिए हम यहाँ पर स्टेट का नाम लिखते हैं, स्टेट ऑफ MP लाइक दिस। और उसके बाद वर्सेस में अक्यूज्ड का पूरा इंट्रोडक्शन, अक्यूज नेम, सन ऑफ और हिज फादर्स नेम, और उसकी एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। ये सारी इंफॉर्मेशन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जब भी हम आगे जजमेंट में डिस्कशन करते हैं कि अक्यूज्ड की एज क्या थी, अगर उसके प्रोबेशन को लेकर डिस्कशन करते हैं तो वहाँ एज का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जब आप अक्यूज्ड पर इम्पोज्ड फाइन इम्पोज कर रहे हैं, जब वो कन्विक्टेड हो जाता है, तो उसकी हैसियत देखी जाती है, क्या वो कितना फाइन देने के लिए वो दे सकता है फाइन। और उसके बाद उसका एड्रेस, अगर आपको समन और वारंट अगर आपको भेजना है तो उसका एड्रेस आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं नेम ऑफ द पार्टीज के, ये आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। और अक्यूज्ड पर्सन, एक से ज़्यादा अक्यूज्ड हैं तो यहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन्स आ जाएगा। एंड देन नेम ऑफ द काउंसिल्स प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। नाउ कम टू नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं कि चार्ज फ्रेम करने के लिए क्या हमें चाहिए। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को मैंने 3 पैरा में बांटा है।
तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को आप 3 पैराज में बांट सकते हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्ज सबसे पहला पैराग्राफ होता है, इसमें हम कोड का नाम लिख के चलते हैं, लाइक आई, उसके बाद ABC, नेम ऑफ द जज, एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चार्ज यू अक्यूज्ड पर्सन एज फॉलोज, और उसके बाद ये जो लिख देता है पैरा, उसी के बाद नेक्स्ट पैरा नहीं, नेक्स्ट लाइन से हम ये लिखते हैं कि दैट यू अक्यूज्ड पर्सन ऑन दिस डेट टाइम एंड प्लेस, आपने इस डेट को, इस समय, इस प्लेस पर किसी विक्टिम के अगेंस्ट में या कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में कोई अपराध किया है, और अपराध किस नेचर का है, और आपने उसको किस नेचर की इंजरी कॉज की है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में आपका आता है। एंड देन कॉग्निजेंस बाय कोर्ट, तो उसके बाद सेकंड पैरा में लिखते हैं कि देयर बाय यू हैव कमिटेड और यू अक्यूज्ड पर्सन हैव कमिटेड दिस ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन और लॉ, और उसके बाद विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, तो कॉग्निजेंस की बात आ गई, एंड ऑल्सो ट्रैवल बाय दिस कोर्ट, ये सेकंड पैरा है। और उसके बाद लास्ट पैरा में लिखते हैं प्ली ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, जैसे कि ये हमारे CRPC में दिया गया है कि जब भी आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो वो उसे पढ़कर सुनाए जाएं, और उसके बाद में वो रिप्लाई में क्या कहता है, सेक्शन 240 CRPC आप देख सकते हैं मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर और वारंट ट्रायल के अंदर, वहाँ लिखा है कि अक्यूज्ड पर्सन वेदर प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्रायल, वो गिल्टी प्लीड कर रहा है या फिर ट्रायल के लिए कह रहा है, तो वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इन 3 पैरा में आपका पूरा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाती है। फर्स्ट पैरा में चार्ज के सारे इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद कॉग्निजेंस बाय कोर्ट एंड देन प्ली ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये सारे पैराज यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं कि किस पैराग्राफ में आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी जजमेंट के अंदर। अगर आपको ये याद रहती है तो आपका जजमेंट बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथली तरीके से आप लिख पाएंगे। ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्ज। यहाँ पर लैंग्वेज आती है कि चार्ज का आपको इंट्रोडक्शन फिर से करना है जब भी आप जजमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आएगा द अक्यूज्ड पर्सन स्टैंड्स चार्ज अंडर दिस सेक्शन अंडर दिस लॉ फॉर कमिटिंग दिस ऑफेंस टू द विक्टिम्स नेम, जो भी कंप्लेनेंट और विक्टिम का नाम है वो, और बाय मीन्स ऑफ, जिस हथियार से, जिस तरीके से उसने ऑफेंस किया है वो। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर अक्यूज ने क्या ऑफेंस वहां पर कमिट किया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने से ये आपको क्लियर हो जाएगा, और किसी को भी जजमेंट पढ़ने से, और अपील में अगर जजमेंट जाता है तो अपीलाट कोर्ट को भी पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जजमेंट किससे रिलेटेड है और किसके अगेंस्ट में अपराध किया गया और क्या अपराध किया गया है। नाउ सेकंड पैरा, यहाँ पर आता है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि एविडेंस एक्ट में कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स और एडमिटेड फैक्ट्स जो भी हैं उनका एविडेंस नहीं लिया जाएगा या जो भी है, तो यही है कि अगर यहाँ पर कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है तो उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर कंप्लेनेंट है, अक्यूज्ड को जानता है, अक्यूज्ड के नाम से FIR करवाई है, तो वहाँ पर ये TI परेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि द अक्यूज्ड पर्सन और द कंप्लेनेंट्स आर वेल नोन ईच अदर एंड दिस इज द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, हम मेंशन कर सकते हैं सेकंड पैरा में, एंड नो नीड टू प्रूव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद आता है पैरा थर्ड, यहाँ पर ब्रीफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। यहाँ ब्रीफ में आपको प्रोसिक्यूशन केस के अंदर क्या क्या मेंशन करना है, डेट, टाइम एंड प्लेस और किसके साथ घटना हुई है वो। उसके बाद जो भी कंप्लेनेंट है FIR लिखवाता है तो आपको 154 सेक्शन मेंशन करना है। यहाँ पर आप लॉ मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो 154 सेक्शन के अंदर FIR हमने लिखवाया। उसके बाद 173 के अंदर 173 सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी है पुलिस रिपोर्ट फाइल की, और उस पुलिस रिपोर्ट पर रिस्पेक्टिव जज ने और रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया अंडर सेक्शन 190 क्लॉज B, एंड देन
ट्रायल जो भी है विचारण किया एज पर वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट फ्रॉम सेक्शन 238 टू 243 ऑफ CRPC। ये आपको इस पैरा में मेंशन करना है, इतना छोटा सा। आपको पैरा बढ़ाना नहीं है, खींचना नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय रहता है जजमेंट में। नाउ कम टू पैरा 4। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन 313 का एग्जामिनेशन लिखना है, जो कि हमने प्ली ऑफ अक्यूज जब बात कर रहे थे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो वहाँ वो जो भी कुछ कहता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ इशूज होता है सिविल केसेस में, ऐसे यहाँ पर आपको पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन मेंशन करना है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी लैंग्वेज आना चाहिए, चार्ज की लैंग्वेज जो भी है, अफेंस जो दिए गए हैं IPC में, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में, जो भी क्रिमिनल अफेंसेस हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, उसी लैंग्वेज अगर आपको वो आती होगी तभी आप पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं अच्छे से। हम पूरी लैंग्वेज सारे अफेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिससे कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अफेंस को लेकर जो कि ट्रायबल बाय JMFC है, तो आप एग्ज़ाम में भटके नहीं। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे जो भी IPC में अफेंसेस दिए गए हैं ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सभी की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि आप अगर आंख बंद करके और कभी भी आप अगर बैठे हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप प्रॉब्लम बिना पढ़े, कि कोई आपसे अगर चार्ज पूछता है, ऐसा आपको चार्ज ये कैसे फ्रेम करोगे, 294 का चार्ज, 324, 323, 403, 405, 452, 457 ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो आपको लैंग्वेज बिल्कुल याद होना चाहिए। तो वो सारी प्रैक्टिस हम अपने जजमेंट राइटिंग सेशन में करेंगे क्लासेस में। नाउ कम टू पैरा 6। पैरा 6 हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज द अक्यूज्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसमें क्या रहता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन रहता है। तो बर्डन किसके ऊपर है, इसी लैंग्वेज से ये पैरा स्टार्ट होगा। एज पर सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, burden of proof lies on prosecution, and to reduce this burden, prosecution has to prove this case beyond all reasonable doubt। तो prosecution को अपना केस beyond reasonable doubt प्रूव करना होता है। और इस पैरा 6 में हम सारे जो भी विटनेस प्रोड्यूस किए हैं prosecution ने, उन सभी को मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद एक जो भी एग्जिबिट्स कंसीडर कर रहा है कोर्ट, या जो भी प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट वहाँ पर किए हैं सबमिट, वो भी आपको लिखना है। और आर्टिकल्स, अगर आप ये सारा मेंशन पैरा 6 में कर लेंगे तो आपको जजमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं कहीं रफ पेज पर आप ये कर लीजिए कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन कौन से विटनेस हैं, PW 1, 2, 3, 4, 5, एंड क्या क्या एग्जिबिट्स हैं, FIR है, पुलिस रिपोर्ट है, MLC रिपोर्ट है, और एक्सरे रिपोर्ट, मेडिकल जो भी है। उसके बाद आर्टिकल्स लाइक डंडा है, और पिस्टल और गन है, और लाठी या फिर कुल्हाड़ी, जो भी कुछ है आर्टिकल्स, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं पैरा 6 में। तो आपको ये जजमेंट लिखते टाइम ये पता रहेगा आगे चल के कि किस विटनेस ने क्या कहा, और किस विटनेस का क्या नंबर है PW 1, 2, 3, और उसने क्या पेश किया है, और क्या आर्टिकल्स प्रोसिक्यूशन ने सबमिट किए हैं, इन्वेस्टिगेशन में आया होगा। देन पैरा 7 रिलेवेंसी मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। जो भी रिलेवेंसी है पूरा हमें 1 by 1 लिखना है, मार्शलिंग करना है। मार्शलिंग का मतलब होता है क्रमबंधन, साक्ष्यों का क्रमबंधन। जैसे ही विटनेस, हमें पता है कि अगर अफेंस 324 का है या फिर चोरी का है 379 और 380 का है, तो सबसे पहले कौन सा विटनेस हमें एग्जामिन करना है। तो इसी तरह हम मार्शलिंग ऑफ एविडेंस सीखेंगे वहाँ पर जजमेंट सेशन में कि किस विटनेस को हमें पहले बुलाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकल में कि जज और मजिस्ट्रेट और कोर्ट हमेशा उसी विटनेस को बुलाता है जो कि कंप्लेनेंट और विक्टिम हो, या फिर जिसके साथ घटना घटी है, वही सबसे पहले आता है, वही बताएगा कोर्ट को कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ इस समय घटना कारित हुई और इस व्यक्ति ने किया है, जो भी है। ये हो गया PW 1। देन PW 2 जो भी आई विटनेस वहाँ खड़े थे। देन PW 3 अगर प्रॉब्लम में है ऐसा मेंशन तो वो देखें, अगर नहीं दिया है
तो फिर आपको ही देखना है कि PW 1 2 3 कौन है। ये तो मार्शलिंग करना ही तो मेन जज का काम है, ये आपको प्रॉब्लम में नहीं दिया गया होगा PW 1 2 3 कौन है। ओके, देन मार्शलिंग आप पूरा कर लेंगे, डॉक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO, तो ये सारी जो मार्शलिंग है आप इनका एग्जामिनेशन, इन्होंने चीफ में क्या कहा, इनसे अगर कोई क्रॉस किया है तो उसमें क्या कहा इन्होंने, वो सारा कुछ हम पैरा 7 में डिस्कस कर लेंगे। फिर आते हैं पैरा 8, डिफेंस की बारी आई। तो डिफेंस की बारी आती है, फिर हम 313 से उसको डील करते हैं कि डिफेंस 313 में एक्चुअल क्या है लैंग्वेज, कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस पेश किए हैं किसके अगेंस्ट में, अक्यूज के अगेंस्ट में, उसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बारे में कोई आपको एक्सप्लेनेशन देना है, प्ली ऑफ एलिबी लेना है, या जो भी है, कुछ भी XYZ है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डिफेंस में। और जो भी अक्यूज अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एविडेंस देना चाह रहा है वो तभी दे पाएगा डिफेंस का जब टाइम आता है, उससे पहले नहीं। उसके बाद पैरा 9 में हम डिस्कशन करते हैं अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने सबसे पहले पैरा 7 में मार्शलिंग किया, पैरा 8 में डिफेंस को किया, तो हमने देख लिया कि किस विटनेस को प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन चीफ किया, डिफेंस ने क्रॉस किया, क्या रिजल्ट निकल के आया, और डिफेंस को चीफ किया डिफेंस विटनेस ने, और क्रॉस किया प्रोसिक्यूशन एडवोकेट ने, तो फिर वहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो अप्रिसिएशन में हमें यही करना है कि दोनों पार्टीज के विटनेस हैं, उन्होंने क्या एविडेंस पेश किए हैं, और वो एविडेंस क्या है, प्रूव माना जाएगा या डिसप्रूव माना जाएगा या नॉट प्रूव माना जाएगा, तो वो सारा डिस्कशन हम अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में करते हैं। तो ये भी कैसे करना है, इसको भी हम अपने जजमेंट सेशन में बिल्कुल ब्रीफली और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देन पैरा 10 कन्विक्शन और एक्विटल। जब हम देख लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड और रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव किया है, तो फिर ये कन्विक्शन में जाता है, और अगर ऐसा नहीं करता है और डाउट भी क्रिएट होता है प्रोसिक्यूशन केस में, तो फिर उस बेनिफिट किसको मिलता है डाउट का, अक्यूज्ड को। ओके, तो फिर उसे एक्विटल किया जाएगा। नाउ पैरा 11, जब यहाँ पर हो गया साबित कि आरोपी को सजा दी जानी है या फिर बरी किया जाना है, तब फिर आता है अगर कन्विक्शन होता है, एक्विटल होता है, तो यहाँ हम खत्म कर देंगे अपनी जजमेंट को ये लिखकर कि अक्यूज शैल बी एक्विटल, और उसके बेल बॉन्ड जो है वो सब रिलीज किए जाए, एंड 428 का एक फॉर्म एग्जीक्यूट करें और उसमें देखें कि क्या कितने दिनों का उसने जो भी है प्रिजन में लीगल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में टाइम बताया है, वो भी आपको वहाँ मेंशन करना है, और आपका जजमेंट खत्म। बट जब कन्विक्शन की बारी आती है तो हमारा जजमेंट और लेंथी हो जाता है। तो कन्विक्शन में देखते हैं 325 और 360 को आपको डील करना है पैरा 11 में। अगर आप GMFC हैं और आपको पावर है सिर्फ 29 सेक्शन 29 CRPC में दिया गया है, उतनी ही पनिशमेंट की आपको पावर है, और जो कि पावर आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे एक्सीड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 31 ऑफ CRPC, जिसमें बताया गया है कि 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डबल द पावर ऑफ सेंटेंस। तो आपकी देने की कितनी पावर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, 3 साल है, तो आप 6 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते। CJM अगर ट्रायल कर रहा है तो उसे 7 साल देने की पावर है, तो वो 14 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं हम 360 सेक्शन CRPC का, जिसमें प्रोबेशन के बारे में डील करता है, तो ये भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे, और इन दोनों को करने के बाद बेल बॉन्ड रिलीज करने का ऑर्डर देंगे और अक्यूज्ड को कस्टडी में लेने का भी ऑर्डर देंगे। उसके बाद इतना सब करने के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन लिखते हैं उसी पैराग्राफ में, पैरा 12 में, कि टू हियर द अक्यूज्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर हम अक्यूज्ड को सुनेंगे। अक्यूज्ड का जो भी एडवोकेट है वो ये बोलेगा कि सर ये अकेला है घर में और अभी नौजवान है और घर में कोई नहीं है इसके अलावा, और ये अकेला कमाने वाला है, और जो भी कुछ उसके डिफेंस में जो भी कुछ कह सकता है वो सब वो बोलेगा उसके सेंटेंस को रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह उसकी लैंग्वेज है, क्या है ये सब। उसके बाद आता है टेबल ऑफ सेंटेंस एंड देन ऑपरेटिव पार्ट। ऑपरेटिव पार्ट के अंदर पैराग्राफ्स और एक्सीड होंगे यहाँ पर, पैरा 14, 15, 16, 17, जिसमें हम CRPC के सेक्शन 30 की बात करेंगे, 31 की बात करेंगे,
357 कॉम्पनसेशन की बात करेंगे, 452 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एंड देन लास्ट वन इज 428 का सर्टिफिकेट। तो सेट ऑफ जो सेंटेंस है उसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम, ट्रायल के टाइम और इंक्वायरी के टाइम जो भी पार्ट उसने कस्टडी में बिताया है, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में, उसे सेट ऑफ किया जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कोर्ट का नाम, उससे पहले ये लिखेंगे द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट एंड सील्ड साइन डेटेड, जो भी है जिस भी डेट को, उसके बाद JMFC और राइट हैंड साइड में फिर सील एंड साइन और JMFC, उससे ऊपर लिखेंगे द जजमेंट इज रिटन बाय मी। तो ये सारा ऑपरेटिव पार्ट के अंदर पार्ट आएगा लास्ट में, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा कि जजमेंट की स्टार्टिंग फ्रंट पेज एंड देन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड देन ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट। तो इसको हमने अभी ब्रीफ में समझा है, इसको पूरा विस्तार से देखेंगे अपनी जजमेंट सेशन में। तो अगर आपको जजमेंट ज्वाइन करना है तो आप 1 जनवरी 2022 से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपको लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी, और आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लिंक आपको शेयर किया जा चुका है ग्रुप पर। और आपकी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 जनवरी, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। और हम आपके साथ टिल द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जब तक प्रीलिम की डेट नहीं आ जाती और का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक, एग्ज़ाम की डेट तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपको जजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने के बाद आती है और डेली बेसिस पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। सारी कुछ प्रॉब्लम आपकी जजमेंट से रिलेटेड पूरी सॉल्व की जाएगी और क्रैश कोर्स आपका चलेगा ही। तो आप कंटिन्यू ज्वाइन रह सकते हैं हमारे साथ और अपनी थोड़ा प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश गुड लक to all of you. Thank you.